ठीक है, तो आज हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। सही है। दिस इज़ बेसिकली द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको इसका फ्लैग भी पता होना चाहिए और नेशनल जो इनका सिंबल है वो भी आपको पता होना चाहिए। और दिस इज़ अबाउट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 193 member countries of UNO from different continents of the world, और उसमें से 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। 5 आर द परमानेंट मेंबर ऑफ UNO एंड द सेम परमानेंट मेंबर हैव द वीटो पावर। वीटो पावर एक ऐसा पावर है जिसके बुनियाद पर UNO में अगर कोई भी फ़ैसला हो, अगर इन 5 ममालिक में से कोई भी एक उसको वीटो करेगा यानी उसको रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्टेड विल बी डिसाइडेड। ठीक है, अगर कोई इसको उस डिसीजन को रिजेक्ट करता है तो वो फ़ैसला रिजेक्ट ही रहेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये 5 ममालिक, इसका एक मतलब ये है कि ये जो 193 कंट्रीज़ हैं इसमें से 5 मेंबर्स जो है इस पर डोमिनेंट हैं पूरे UNO में, और ये इतने डोमिनेंट हैं कि इनकी मर्ज़ी के बगैर UNO में कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। इसलिए ये जो दुनिया के छोटे छोटे ममालिक हैं अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़, वो सब एक लिहाज से इनके मातहत हैं, इनके पीछे हैं, इस लिहाज से कि वो इससे मदद लेंगे UNO में अगर कभी भी उन्हें ज़रूरत हुई तो। जैसे पाकिस्तान है या और बांग्लादेश है या और जितने भी ममालिक हैं, तो वो इसलिए चाहते हैं, आप देखते हैं कभी पाकिस्तान का चाइना दोस्त है, कभी रशिया दोस्त है, कभी अमेरिका दोस्त है। तो बेसिकली ये सब इसलिए है कि ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से हेल्प ले सकें। और ये परमानेंट मेंबर कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है? ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और चाइना है, फ्रांस एंड रशिया, ये हैं। और अगर आप इसको गौर से देखें तो UNO एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सारे ममालिक जो ख़ास तरह परमानेंट मेंबर हैं ये हर कॉन्टिनेंट से नहीं है। मसलन यहाँ आप कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कोई भी मुल्क परमानेंट मेंबर नहीं है? साउथ अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है, और फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कोई भी नहीं है। सिर्फ आपको एशिया से, यूरोप से और अमेरिका से मिलते हैं, 3 वो जो हैं कॉन्टिनेंट से। और नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं इसके 10 हैं, 10, यानी टोटल 193 हैं। 193 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं 193 में से, और फिर उनमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर से मुराद है कि हर 2 साल बाद वो चेंज होंगे, यानी 2 साल तक वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। एक लिहाज से उन्हें लगभग वही हैसियत है जो परमानेंट को है सिवाय वीटो पावर के, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए हैं। 2 साल बाद उन्हें चेंज हो जाना है, 2 साल बाद उन्हें फिर दोबारा दूसरे 10 ममालिक आ जाएंगे। अच्छा, ये ममालिक किस बुनियाद पर चेंज होंगे? ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर चेंज होंगे। जो A से हैं वो पहले आएंगे, फिर B, C, इस तरह तरतीब चलती रहेगी। समझ रहे हैं? जैसे अफ़गानिस्तान पहले आएगा, फिर बांग्लादेश, फिर चाइना तो फिर परमानेंट ठहरा, फिर इस तरह डिफरेंट उससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इजिप्ट E, फिर इजिप्ट बाद में, इस तरह। ठीक है। इसके सिक्योरिटी काउंसिल के 2021 में तो अब्दुल्ला शाहिद हैं, अभी इनके रिसेंटली चेंज हुए हैं। उनका नाम आप सर्च कर लीजिएगा कि कौन जो है वो अभी हैं। बेसिकली क्या है कि जो आपने बात बताई कि लीग ऑफ नेशन जो है वो एक इदारा था, लीग ऑफ नेशन विच वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, जिसका बुनियादी मकसद था कि वो दुनिया में पीस को मेंटेन करेगा। लेकिन क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई 1939 में और लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट इसको मेंटेन नहीं कर पाई, इसको पीस को, सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद, तो लिहाजा सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ख़त्म हुई तो फिर इन्हीं ममालिक ने, डिफरेंट ममालिक ने 50 कंट्रीज़ ने मिलके ये डिसाइड किया सैन फ्रांसिस्को में कि एक जो है वो बनाया जाए, नया इदारा बनाया जाए। और लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ था? फ्राम 1929 अंटिल इट्स डिसोल्यूशन उसका हेडक्वार्टर हैग्यू में था। मेंबर्स ऑफ लीग ड्यूरिंग 1920, ये वो मेंबर्स दिखाए जा रहे हैं।
और लीग ऑफ नेशंस असेंबली बिल्डिंग इन जिनेवा, ठीक है। ये वैसे मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, सर नवीद को मैं शेयर करूंगा, वो आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, तो एक लिहाज से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये वही बात के 50 जो है वो नेशन थे जो सैन फ्रांसिस्को में मिले, और ऑफिशियली जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। फिर इसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 30 सितंबर 1947। On 13th September 1947, Pakistan joined the United Nations organization and it became the 56th member of the UN at that time। वो उसका 56 नंबर था। और ये आप जो ममालिक सामने लिखे हुए हैं, जैसे चाइना है, फ्रांस है, यूएसएसआर, आपको पता है यूएसएसआर क्या है? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम आज रशिया कह रहे हैं। इट वाज ब्रोकन इन 1991। फ्राम 1917 यूएसएसआर का जो दौर है, यानी रशिया को हम रशिया कहते थे बिफोर 1917, 1917 से पहले। और 1917 में क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार के रशिया में रेवोल्यूशन आया और बल्शेविक जो पॉलिटिकल पार्टी थी व्लादिमीर लेनिन की, वो इनकलाब लेके आई, तो फिर उन्होंने एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना लिया। सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी एक लिहाज से क्योंकि वो मार्क्सिज्म से मुतासिर थे, कार्ल मार्क्स से, लेनिन जो रशिया के थे, तो उन्होंने इस वजह से फिर 1917 में जब वो इनकलाब लेके आए, तो उन्होंने जो बल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी थी उस बुनियाद पर इनकलाब लेके आए, तो उन्होंने फिर रशिया को यूएसएसआर बना लिया, यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और क्योंकि अमेरिका यूएसए जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्री था और वो कैपिटलिज्म का कायल था और ये सोशलिज्म का कायल था, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था इस बुनियाद पर, इसलिए 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड इरा का दौर है वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में थे। तो वो यूएसएसआर और यूएसए, एक लिहाज से आप यूँ कह सकते हैं कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट था। कुछ ममालिक वो थे जो सोशलिज्म के कायल थे, तो वो यूएसएसआर के साथ होते थे, और कुछ ममालिक वो थे जो कैपिटलिज्म के कायल थे, तो वो अमेरिका के साथ होते थे। पाकिस्तान को भी 1950s में ऑफ़र थी कि वो यूएसएसआर को ज्वाइन करे, लेकिन पाकिस्तान ने उस ऑफ़र को ठुकरा के यूएसए को ज्वाइन किया था। और यूएसए के लिए आपको पता है कि जितने ये अफ़गानिस्तान या इस तरह के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, पाकिस्तान एक लिहाज से उसमें सपोर्टिव रहा यूएसए का, लेकिन उसके बावजूद वो हमें क्या कहते हैं, डू मोर, अभी आपने जो है अभी ज़्यादा आपको करना है, ये ट्रंप के उसमें रिजिम में उन्होंने कहा था। तो यूएसएसआर फिर 1917 से लेकर 1991 तक रहा, और 1991 में जब यूएसएसआर टूटा विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अफ़गानिस्तान एंड तालिबान, और किसी लिहाज से पाकिस्तान भी उसमें रहा अमेरिका के साथ, तो 1991 में यूएसएसआर टूटा और उसके बाद जो है फिर दोबारा रशिया बन गया। अब आपको समझ आया कि यूएसएसआर और रशिया में क्या फ़र्क है। उसके बाद 1991 के बाद रशिया है, ये यूक्रेन और ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़किस्तान, इन सब ने यूएसएसआर से ये टूटे हुए ममालिक हैं 1991 में। अच्छा, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो आपने बताया शुरू में ही कि ये इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीस को मेंटेन करे और फ्रेंडली रिलेशंस बनाए ऑल अदर द कंट्रीज़, और इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करे, और ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की बात करें। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आपको पता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स अगली क्लास आप मुझे याद लेगा, हम फंडामेंटल राइट्स पे रखेंगे, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट अर्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी सिर्फ ये नहीं कि वो इंसानों को और इनको सिक्योरिटी देगा और पीस मेंटेन करेगा, बल्कि अर्थ और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? कुछ उसके कायदे कानून हैं जिसके बुनियाद पर वो बनाया गया है कि एक तो वो किसी मुल्क की सरहद, किसी की सॉवरेनिटी का ख्याल रखेगा, और इस तरह जो है किसी की सॉवरेनिटी को क्रॉस नहीं करेगा। ऑल मेंबर्स आर टू फुलफिल इन फेथ देयर कैरेक्टर ऑब्लिगेशंस,
इस लिहाज से भी है। दे आर टू सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीस, कोई भी इशू होगा तो उसको बाय पीस मेंटेन किया जाएगा। और ये सब उसके जो है एक लिहाज से प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रॉम 1952 द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क। वेयर इज़ न्यूयॉर्क? एंड अमेरिका। और ये उसका फ्लैग है जो मैंने पहले आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस of UNO, there are 6 official languages of UNO, which are the 6 languages which are mentioned here: Chinese, English, French, Russian, Spanish and Arabic. There are 6 different languages which are the official language of UNO. तो official languages हैं, और उसके अलावा जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मैंने आपको बताए। और मेंबर कंट्रीज़ डिसाइड कैसे किए जाते हैं? जनरल असेंबली के थ्रू। कोई भी बड़ा फैसला होता है वो जनरल असेंबली के थ्रू डिसाइड किया जाता है, लेकिन हंगामी बुनियादों पर अगर कोई हो तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स बैठते हैं। 15 मेंबर कौन से? 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। और 10 नॉन परमानेंट का टेन्योर कितना होता है? 2 साल, ठीक है। और पाकिस्तान कितनी दफ़ा नॉन परमानेंट मेंबर बना है? 7 टाइम्स। 7 दफ़ा पाकिस्तान जो है यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। अच्छा, फिर यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। टोटल लैंग्वेजेस कितनी है ऑफिशियल? 6। और टोटल ऑर्गन्स कितने हैं? 6। ये आप मिला के इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। उसके अलावा ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस होते हैं, और पाकिस्तान में से भी एक जज जो है वो वहाँ रहा है, जिनका नाम था ज़फ़र अली, जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे और कायद अज़म के दोस्त भी थे। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी हुई थी 1930, 31, 32, 3, तो वो पहले वाहिद थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शामिल हुए थे। सो जनरल असेंबली, द हेडक्वार्टर ऑफ द जनरल असेंबली, हर ऑर्गन का अलग अलग फिर एक हेडक्वार्टर है। जैसे यूएनओ का न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये जो 6 ऑर्गन्स हैं उसके उनमें से हर एक का हेडक्वार्टर अलग अलग है। तो जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ आल्सो इन न्यूयॉर्क। द जनरल असेंबली इज़ द मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन। मेन एक ऑर्गन है क्योंकि इसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। जैसे हमारी नेशनल असेंबली है जिसमें सेलेक्टेड MNAs बैठते हैं, लेकिन इसमें हर मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आके बैठते हैं और 193 कंट्रीज़ में से होते हैं जो इंटरनेशनल मसाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है। Security Council. Security Council is the charge to maintain peace and security among countries. The Security Council has the power to make binding decisions that member government have agreed to carry out under the terms of charter. The decision of the council are known as the United Nations Security Council relations. The Security Council comprises 5 permanent members and 10 non-permanent members. 5 permanent members तो तय होते हैं, non-permanent members जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी, उसके बाद सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है वो उसका बड़ा इदारा है, बड़ा ऑर्गन है इस लिहाज से क्योंकि जनरल सेक्रेटरी जो है वो भी इसमें बैठता है, और जनरल सेक्रेटरी जो है यूएनओ का वो हेड ऑफ द यूएनओ होता है। इस वक्त कौन है जनरल सेक्रेटरी यूएनओ का? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? कौन सा? यूरोगो। आपने कौन सा बताया? ही इज़ फ्राम पुर्तगाल। और इनसे पहले जो सेकंड लास्ट थे वो कौन से थे? बान की मून। फ्राम वेयर ही इज़? साउथ कोरिया। और ये अभी जो सेक्रेटरी जनरल है इनका क्या नंबर है? कौन से नंबर पर है? नंबर होते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी वाला जो है वो 9th नंबर पर है, ठीक है। ये सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का ही। October 2016 an indirect secretary general election was held
So what is the direct and indirect election? There is a two types of election, direct election and इनडायरेक्ट इलेक्शन. हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे मुंतखब होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन. सो हमारा एमएनए कैसे मुंतखब होता है? डायरेक्ट इलेक्शन. आपको फ़र्क समझ आ गया? तो एन इनडायरेक्ट इलेक्शन हेल्ड इन अक्टूबर 2016 to choose the 9th Secretary General of United Nations who will succeed Ban Ki-moon on 1st January 2017. Antonio Guterres was elected as for the role of UNO. और एंटोनियो गुटेरेस उससे पहले पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से एक लिहाज से मशहूर शख्सियत भी हैं. व्हेन ही केम टू पाकिस्तान इन 2022, पाकिस्तान में जब ये आए, क्यों आए पाकिस्तान में? उस वक्त क्या हुआ? फ्लड, सैलाब के लिहाज से जब वो विज़िट करने आए पाकिस्तान, तो उन्हें पाकिस्तान में ऑफिशियल, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिसीव किया. हु इज़ शी? So who was she at what was she at that time? She was not the foreign minister. Bilawal Bhutto was the foreign minister of Pakistan at that time. Foreign minister for a state. So there is two designations. She was actually the advisor for foreign minister. ठीक है, बट उससे पहले वो जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं. पाकिस्तान की पहली खातून फॉरेन मिनिस्टर हैं. So here in the different areas of Sindh rural and Punjab rural and Balochistan, he met with the different people of Pakistan and asked them and different about the flood effects. So this is picture from that scenario. So after this he has given the statement about the Pakistan and about the world and about the effect. So he mentioned the wealthier countries. Which are wealthier countries? Which are rich countries. Wealthier countries are morally responsible for helping developing countries. Developing countries like Pakistan, because Bangladesh and other countries, these are developing countries. So there are three types of the countries: under developing countries, developing countries and developed countries. So France, America, Germany, these are G20 countries, are the developed countries. So wealthier countries are morally responsible for helping developing countries like Pakistan to recover from disasters like this, which was flood affected at that time, and to adapt to build resilience to climate impact that unfortunately will be repeated in the future. Guterres said, adding that G20 nations cause 80% of today's emission. That is very interesting thing that in today's emission they have 80% share. Pakistan is responsible for less than 1% of global greenhouse gas emission, but it's 8th on a list compiled by NGO German Watch of countries most vulnerable to extreme weather caused by climate change. किस लिहाज से है? यानी G20 कंट्रीज़ जो हैं उनकी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में 80% उनका जो है शेयर है. पाकिस्तान का 1% भी नहीं है. लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए कि पाकिस्तान को ख़तरा कितना है इन फ्यूचर, तो वो उस लिहाज से किस नंबर पर है? 8 नंबर पर है. और आगे क्या कह रहे हैं? अराउंड 33 million people have been affected by flood, which have destroyed around 2 million homes and businesses premises, washed away 7,000 kilometers of roads and collapsed 500 bridges. This was the effect of flood in 2022, which he visited and after he has given the statement. So in this video, actually in this link, I have mentioned the speech of the General Assembly, who was he? Antonio Guterres. So we are unable to operate this. After this, Shehbaz Sharif has given a statement. एक्चुअली उन्होंने शहबाज शरीफ को फिर यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान को रिलीफ दिलाने के लिए जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई और उसमें फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को भी बुलाया और वो शहबाज शरीफ या हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ये सब गए. एक लिहाज से वो जिनेवा में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो यूएनओ के जनरल असेंबली के यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने ये सजेस्ट किया दुनिया को, कहा कि आप जो है पाकिस्तान का ये जो इफ़ेक्ट हुआ है पाकिस्तान को, इसका असर पड़ा है, इसकी हेल्प करें. तो दिस इज़ द एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ
Shahbaz Sharif I have taken from his Twitter, which was on 8th January 2023. So इसमें जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने वेबसाइट पर ये दिया हुआ है मटेरियल, और ये फिर यूनाइटेड नेशंस में जो वो मीटिंग की वीडियो है वो भी इसमें मौजूद है। ये लिंक्स आप बाद में विज़िट कर सकते हैं।